हेलो दोस्तों, मैं हूँ जागृति। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर न्यू व्लॉग। आप सभी ने थ्री इडियट देखी है? मैंने भी देखी है। बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें आमिर खान का जो नाम है, जब वे कॉलेज में होते हैं तो रहता है रणछोड़ दास सामल दास चांचड़। याद है आप सभी को? लेकिन आपको ये पता है, रणछोड़ जो नाम है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो रण छोड़कर भाग गए थे। ये बात तब की है जब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी पर हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने निर्णय लिया कि वे नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ने का वक्त नहीं है। अब जो सारे यादव थे, जो काफ़ी अच्छे लड़ाकू योद्धा थे, वे रणभूमि छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे, चाहे हम लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाए, हम अपनी मातृभूमि के लिए लेकिन लड़ेंगे, अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमेशा युद्ध ही एक जरिया नहीं होता। यदि हमेशा सभी लड़ते ही रहेंगे, लड़ लड़ के ख़त्म होते रहेंगे, तो आगे कब बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे? तो ये जो शक्ति है अपने अंदर और ये जो कर्मठता है, ये जो ऊर्जा है, उसे हमें सिर्फ युद्ध कर कर ही नहीं गंवाना। आगे बढ़ो, अपनी वृद्धि कर, और यदि हमें अपनी वृद्धि करनी है तो युद्ध हमें करना छोड़ना होगा। ये बात हम सबकी ज़िंदगी पर कितनी सटीक बैठती है ना। हमारे आसपास जैसा माहौल है, किसी की चुपती नज़रें और उल्टे सीधे कमेंट्स, हमें नीचा दिखाना या कहना कुछ भी उल्टा सीधा, जितना भी बुरा वो हमारे लिए कह सकते हैं, कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारी बातें जो हमें मजबूर कर देती हैं एक सडन रिप्लाई के लिए, अनलिमिटेड गुस्से के लिए, चीख चीख के अपने आप को प्रूफ करने के लिए। हमें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि हम भी कम नहीं, और फिर वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पर वो तो इसी का आदत ही है, उसका मनोरंजन का साधन भी यही है, कमज़ोरों का फ़ायदा उठाना। पर इससे हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि हम भी वही बन रहे हैं। हमारी ऊर्जा इस पर केंद्रित हो गई है कि अब देखती हूँ क्या बोलती है, बोल के देखे बताती हूँ। हमें चुप भी नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर है तो बोलो। कई बार चुप रहना भी गलत है, पर बार बार नहीं, इग्नोर भी करो। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनकी सोच इतनी ही है, यही है उनकी दुनिया, यही है। पर हमारी दुनिया ये नहीं, हमारी ज़िंदगी ये नहीं है। तो सोचने देते हैं उन्हें अभी कि हम डर गए, उसी में वे खुश रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम डरे नहीं, हम और मजबूत बन रहे हैं। पर उस वक्त के आने तक हमें अपने आप को, खुद को बहुत आगे बढ़ाना है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है हम सभी खुद से हमेशा जीत रहे हैं, बहुत खुश, पॉजिटिव हैं। एक लंबे गैप के बाद हम खुद को समेटने की कोशिश में हैं। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से। अपने छूटे हुए सारे क्लासेस को कवर करने की सीरीज़ में इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक है वर्ब, और इसमें कुल थे 6 से 7 क्लासेस, जिसमें से सब हो गया, बस ये लास्ट प्रैक्टिस वाला क्लास रह गया था, जो हमारा अब फिनिश भी हो जाता है। कब से हम इसी कमरे में हैं, तो चलिए थोड़ा सा छत पर चलते हैं। 7:30 भी बज गए थे, तो छत पर गए, छत से आए तो अपना फेवरेट वाला गाना भी सुना। अब समय था हमारा टाइम टेबल बनाने का। वैसे तो अब हम चलने वाले थे मैथ्स प्रैक्टिस करने, लेकिन समय हो रहा था हमारा खाना भी खाने का। 10-15 मिनट रह गए थे, तो इसमें हम अपना कल का शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं। 21 फरवरी 2025 लास्ट टाइम टेबल हमारा इसी दिन का बना हुआ था। और इसके बाद 22 फरवरी 2025 वो दिन था जब आदू की तबीयत ख़राब हो गई थी, और तब से लेकर के अब तक हमने कोई भी अपना शेड्यूल फिक्स नहीं किया था। कितना अच्छा सब चल रहा था, 100 डेज़ हमारी जर्नी कितनी अच्छी चल रही थी, हम कितना कुछ कर रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन सब अचानक स्टॉप हो गया। अच्छा, कंसिस्टेंट होना, वो माइंडसेट अंदर बिल्ड करना कितना चैलेंजिंग होता है ना, पर इरेगुलर हम फटाफट से हो जाते हैं। अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। कभी कभी तो मैं खुद को रेगुलर नहीं कर पाई हूँ। कई बार यूट्यूब को भी स्किप करना पड़ा अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। कई बार आसपास के लोग, सिचुएशंस, सारे काम परेशान कर देते। कई बार सिचुएशंस ऐसी आई कि जिसने सब कुछ स्टॉप कर दिया। जैसे अपनी 100 डेज़ की जर्नी जो हमने शुरू करी थी, उसका आधा हिस्सा कवर भी हो गया था, लेकिन फिर आदू की तबीयत ख़राब होती है और सब कुछ स्टॉप हो जाता है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि आदू के सिवाय कुछ और दिख भी नहीं रहा था। वीडियोस रिकॉर्डेड थे पर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। क्या क्या नहीं सोचा था इन 100 डेज़ में सब कुछ कवर हो जाए, पर होता है सब कुछ उल्टा। हम जैसे सोचे सब कुछ वैसा ही हो तो कितना अच्छा हो, पर नहीं, ऊपर नीचे सब होता है और एक ही साथ। यही ज़िंदगी है और हमारा काम है चलते रहना। कुछ हुआ, ठीक है, हम रुके, पर फिर से उसी लय में आ जाओ, रुके ही नहीं। टाइम टेबल सेट हुआ, फिर हम खाना खाने गए थे, और ये 1 घंटे का हमारा एक ब्रेक था लंबा। खाना खाकर टहल कर हम लौटते हैं 9 बजे। अब हमें नहीं पता हमें आज कितना समय लगने वाला है, पर हमें आज मैथ्स का जो एक टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो मेथड्स हैं, उन्हें नोट्स हमने करा हुआ है, उनका एक रिवीजन करना है और फिर प्रैक्टिस पर आना है। और देखिए, एज यूजुअल मेरे हर नोट्स में आपको आगे या पीछे मिल ही जाएगा कोई ना कोई कोट और इंस्पिरेशनल लाइन। जैसे कि यहाँ हमें मिल जाता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये फेवरेट लाइन है मेरी। ये मेरे लिए है ताकि जब ऐसे ही मैं उदास होकर के बैठ जाऊँ ना, तो खुद को ये याद दिला पाऊँ कि ये सब कुछ करना मेरे लिए कितना ज़रूरी है।
तो एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं हम अपने सारे कॉन्सेप्ट का। वैसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं HCF LCM में, 3-4 कॉन्सेप्ट है, तो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में रख लेनी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले। ये जो नोट्स है हमने आदित्य रंजन सर से उनके क्लासेस से बनाया है। उन्होंने SSC वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से सब कुछ पढ़ाया था सारे कॉन्सेप्ट को। लेकिन यदि हम अपने टीचिंग एग्जाम्स देखें तो DSSS भी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। KVS का जब एनालिसिस किया था तो उसमें जो लेवल था, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो काफ़ी आसान थे। लेकिन हमारी अप्रोच होनी चाहिए सारे एग्जाम्स को एक साथ में लेकर के चलना। यदि हम टफ क्वेश्चन कर पाते हैं तो ईजी क्वेश्चन आसानी से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक बुक है पिनाकल की, ये वैसे SSC की प्रीवियस ईयर बुक है। इसमें सारे हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैथ्स के लिए कोई भी बुक होनी चाहिए अच्छी, और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी मिले, हमें बस प्रैक्टिस कर लेना है। HCF LCM के इसमें कुल 122 क्वेश्चन थे। और रात में जब तक मैं जगी थी 11:15 बज रहे थे। फिर जब मैं सोई पता नहीं कितना बजा, और कितने क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाए। मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन ही मेरे प्रैक्टिस हो पाए थे। 5 बजे का अलार्म बजता है, पर अलार्म बंद करना और फिर से सो जाना। नींद खुलती है 5:45 बजे, क्योंकि अब तो उठना ही था, पापा को चाय देना था टाइम पर। पापा को लेट होता है तो थोड़ा वो गुस्सा होने लगता है। लेकिन छत पर आकर याद आता है कि पापा तो कल रात से ही नहीं आते, लेकिन इस बहाने हम उठ गए, ये अच्छा हुआ। तो फिर ब्रश किया, कुछ योगा प्रैक्टिस करने की बारी आई। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यान, भ्रामरी, ये सारी योगा है जो मेरे फेवरेट है। मैं हर रोज़ इन्हें करती हूँ। भले ही एक्सरसाइज कभी कभी टाइम ना मिले या लेट हो रहा है तो क्विट कर दूँ, पर योगा मेरी आदत है। ये ऐसा है कि ना करूँ तो लगता है अभी तक जगे ही नहीं है। रस्सी कूदे मुझे इतने साल हो गए हैं, याद ही नहीं आता कि लास्ट टाइम कब रस्सी मैंने कूदा था। तो जब इस बार मैं मार्केट गई थी ना, तो अपने साथ लेकर के आई ये रस्सी कूद वाली रस्सी। बचपन में तो हम किसी भी रस्सी से अपनी रस्सी कूद वाली रस्सी बना लेते थे। आज 100 बार मैंने रस्सी कूदा, बचपन की याद आ गई। पूरा द्वार नाच नाच के रस्सी कूदते थे हम लोग। अब एकदम एक्टिव सा महसूस हो रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि फिजिकली कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, पर कर लो तो फिर कितना अच्छा लगने लगता है। इन सब में हमें 7 बज जाता है। हम पढ़ाई अभी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास खाना बनाने से पहले। पर अब धूप तेज़ लगने लगती है, गर्मी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे ना। 9 से 10 बजे के बाद तो फिर ऊपर रहने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए पहले खाना बना लेते हैं। एक हेल्दी वर्कआउट के बाद एक हेल्दी नाश्ता बनाते हैं, उपमा। और खाने में ना मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था दाल चावल और वो कुरकुरी आलू वाली भुजिया, लहसुन लाल मिर्ची की तड़के वाली। इसलिए पहले आलू को हमने पतला पतला काटा, सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, थोड़ा ज़्यादा ही डाला। फिर हम इसमें लहसुन, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा लेंगे। फिर आलू डालेंगे, हल्दी, नमक। बहुत सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी। इसी पका लिया हमने। सारे आलू को फिर साइड में कर दिया ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। फिर इसी में हम बनाएंगे उपमा। लेकिन उससे पहले हम लेने चलते हैं करी पत्ता और पुदीना पत्ता, क्योंकि हमें आम की चटनी भी बनानी है और उपमा के लिए हमें चाहिए करी पत्ता। उपमा, पोहा, चूड़ा मटर, इडली, ढोकला, डोसा, ये सारे मेरे फेवरेट नाश्ते हैं। मैं कभी नहीं ऊब सकती इनको, हर रोज़ करूँ फिर भी। उपमा बना दिया था तो सबको दिया, खुद भी करा। 10:30 बज रहे थे, सारे काम फिनिश करे और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने दिन के दूसरे पार्ट को। कितना अच्छा लगता है ना जब दिन हमने जैसा सोचा है वैसा ही गुजरे। तो शुरुआत हमने करी है अपनी वोकैबलरी से। सबसे पहले हमने जो बैच लिया है उसमें मैम ने कुछ वोकैबलरी हमें प्रोवाइड कराया है, जिसमें से आज हम करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से शुरुआत के 20 हमने 1 वर्ड्स चूज़ करे हैं। इसमें ना जो 1 वर्ड दिए हुए हैं, मैंने पहले भी काफ़ी सारे 1 वर्ड्स लर्न किए हुए हैं, तो उसमें से बहुत से मैच भी हो रहे थे। तो 20 हमने आज के टारगेट रखे थे। इसके बाद हम जो A to Z मैम की सीरीज कर रहे थे, रानी मैम की, वहाँ से जो अपने वर्ड्स कवर कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू ही रखेंगे। कई सारी वजह है, जिसमें से एक वजह ये भी है कि अभी आप कह सकते हो कि अभी आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं आया। तो मुझे नहीं लग रहा है अप्रैल के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा, ना मई के अंदर आएगा। सबसे ज्यादा जो संभावना बनी है वो संभावना आपके जून की बनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो संभावना बनी है वो आपके जून की बनी है। ऐसा भी हो सकता है शायद जून से आगे चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है जून से पहले भी आ जाए। इसके दोनों वर्ड्स कवर करते रानी मैम से, उससे पहले यूट्यूब ओपन करते ही हमें सचिन सर की ये वाली वीडियो मिल जाती है जो कल रात को आई थी KVS को लेकर। इसे देखने के बाद ना सच में मन हो रहा था कि कुछ पढ़ो ही मत। इतना ज़्यादा वेट करते करते मन परेशान हो गया है। कभी होता है KVS आ रहा है, कभी होता है DSSS भी आ रहा है, कभी सुपर टेट का हल्ला मचने लगता है। पिछले पैटर्न को ध्यान में रखकर पढ़ो तो पता चलता है इस बार पैटर्न सिलेबस सब बदल रहा है। 2022 जब मैंने DLED का फाइनल एग्ज़ाम दिया था तब कितना हल्ला हो रहा था कि सुपर टेट आ रहा है, सुपर टेट आ रहा है। तब मुझे ऐसा होता था ना कि यदि वैकेंसी थोड़ी सी 4-5 महीने लेट आती तो मैं भी हिस्सा बन पाती इस वैकेंसी का, क्योंकि रिजल्ट्स तो हमारे आए नहीं थे। पर फिर चुनाव हुआ और सारा बात ख़त्म।
अनुपात समानुपात सब बराबर। KVS आया 2022 में, लेकिन मैं बाहर रही उससे। क्यों? क्योंकि मैं महान हूँ ना। मैंने सीटेट 2021 वाला दिया नहीं था, 2022 वाला सीटेट फॉर्म भरा तो था, लेकिन अपीयरिंग वालों को KVS नहीं ले रहा था। खुद को सांत्वना दिया, चलो सीटेट कर लो, DSSS भी आने वाला है। 2023 से DSSS भी आ रहा है। 2023 से पूरे फोकस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, चलो DSSS भी आएगा, लेकिन अभी तक DSSS का कुछ पता नहीं है। KVS का हो रहा था कि इस साल अप्रैल में तो आ ही जाएगा, इतना कंफर्म चल रहा था न्यूज़। लगा कि अब 2025 में सब ठीक होगा, लेकिन फिर से वेट करो। मम्मी पापा भी सोचते रहते हैं कि जल्दी से शादी कर देना चाहिए। जो कि प्रिपरेशन जर्नी शुरू हुई तब से ही पापा के लड़का देखना भी शुरू हो गया। एक तरफ वो लड़के देखते, एक तरफ मैं उनसे समय मांगती रहती। 2 साल हो चुके हैं, मेरे तो 2 ही साल हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, न जाने कितने साल से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते या तो उन्होंने कोई दूसरा फील्ड चुन लिया या फिर अभी तक बेरोजगार हैं। सर कह रहे थे कि वैकेंसी लेट है पर आएगी 2025 में ही, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 प्रोसेस हो एग्ज़ाम के, प्री मेंस और फिर इंटरव्यू वाला। तो अब की बार सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सब बदलेगा। मैं सोचने लगी थी कि अब तैयारी कैसे की जाए। जैसे पढ़ रहे थे, पता नहीं वो कितना मदद करेगा। चाहे जितना भी सिलेबस या पैटर्न बदले, टॉपिक्स तो बहुत सारे वैसे ही रहेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। पर जो भी हो, सचिन सर यदि कह रहे हैं कि 2025 में KVS आएगा, तो इतना इंतजार किया, अब थोड़ा और सही। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, और यही एक बात है जो फिर से बिठा देती है पढ़ने के लिए और आज के सारे टारगेट्स पूरे करने के लिए। बस रह गए हैं तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो कल रात के बचे हुए थे, अब उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। बाकी चलिए अपने वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।